विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बड़े स्तर पर हर जगह हर कोई मनाता है और जल संकट पूरे विश्व के सामने बढ़ता जा रहा है। रेडियो जागो 90.4 एफएम भी इसी क्रम में 5 जून के पूर्व प्रत्येक रविवार को ऐसी परिचर्चाएं अपने स्टूडियो में आयोजित करने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच में आज सीएसएन डिग्री कॉलेज के भूगोल के विभागाध्यक्ष रहे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बीएस पांडे जी हैं। हम बात जल संरक्षण की करते हैं। हम डॉक्टर पांडे जी से जानना चाहेंगे कि जल संरक्षण को लेकर क्या स्थिति है और क्या उपाय किए जाए, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। सामान्यतया पर्यावरण जो है उसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। वास्तव में पर्यावरण के जो 5 तत्व हैं सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें पृथ्वी के भगवान भी कहा जाता है। भगवान का जो पृथ्वी पर व्यवहारिक अर्थ है, भा का मतलब है भूमि, गा का मतलब गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि और ना माने नीर। इन पांचों के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पांचों के माध्यम से ही मनुष्य का शरीर और संपूर्ण जो प्रकृति का निर्माण हुआ है इन्हीं से हुआ है। इन 5 तत्वों में हैं तो सभी इम्पॉर्टेंट, लेकिन सर्वाधिक जो इम्पॉर्टेंट है वो है जल और वायु। जहाँ तक बात रहेगी, आप कह सकते हैं कि वायु से सर्वाधिक आवश्यक इसलिए कि हम श्वास लेते हैं, 1 मिनट में कई बार श्वास ले लेते हैं, तो वायु सर्वाधिक आवश्यक है। निश्चित ही सर्वाधिक आवश्यक है वायु। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वायु जो हमें प्राप्त होती, प्राणवायु जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, वो पेड़ पौधों के माध्यम से प्राप्त होती है। और पेड़ पौधे जो हैं वो जल पर जीवित रहते हैं। ऐसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जल का संकट है। धरातली जल नीचे की ओर गिरता जा रहा है। शहरों में जहां हैंडपाइप से 25-30 फीट पर पानी मिल जाता था, गांवों और शहरों में आज स्थिति है सबमर्सिबल पंप लगाने पड़ रहे हैं। इन पंपों से 200 और 300 फीट तक हम पानी को निकाल लेते हैं। ये बात सही है कि सबमर्सिबल पंप से हम 200, 300 फीट, 400 फीट से पानी तो निकाल लेंगे, लेकिन कभी आपने कल्पना की कि पानी के बाद भी जो हमारी वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, जो ऑक्सीजन हमको देते हैं, प्राणवायु देते हैं, उनकी जड़ें एक लिमिटेड नीचे की स्थिति से ही जल को ग्रहण कर सकती हैं। उसकी स्थिति ज़्यादा 40 फीट 50 फीट इससे नीचे नहीं ले सकते हैं। जो बड़े पेड़ हैं वो भी 40-50 फीट से नीचे का जल ग्रहण नहीं। अगर वो जल उनको 50 फीट के नीचे पर नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे और प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाएगी। प्राकृतिक अगर वनस्पति नष्ट हो गई तो हमें श्वास लेने के लिए प्राणवायु नहीं मिलेगी। इसलिए जल प्राणवायु से भी कहीं ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्राणवायु का निर्माण जो है जल से ही होता है। वर्तमान में स्थिति ये है कि ये बात आप मोटे रूप से कह सकते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 70-71% जल है, लेकिन उस जल का जो एक बड़ा परसेंटेज है, और आप ये कह सकते हैं कि उसका लगभग 97.5% जल है वो सागरों में पाया जाता है, जो समुद्रों में, और जो पूरी तरह से खारीय जल है, जो हम पीने के लिए या पेड़ पौधों के लिए भी उपयोग नहीं कर सकते। शेष केवल 2.5% जल बचता है। ये 2.5% जल की भी स्थिति ये है कि पूरी तरह से यदि मनुष्य के सेवन के योग्य है, पेड़ पौधों के लिए भी योग्य है, लेकिन वो भी पूरी मात्रा में हमें उपलब्ध नहीं है। उस 2.5% जल का लगभग 75% तो ग्लेशियर्स के रूप में या तो बहुत ठंडे स्थानों में है या पहाड़ी की ऊंची चोटियों पर प्राप्त है, जो हमें केवल नदियों के रूप में ही उपलब्ध हो पाता है। शेष 23% जल जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, जमीन के नीचे आसानी से उपलब्ध होने वाला जल जो हमें पीने के लिए और जीवन के लिए चाहिए वो केवल 2% ही है। और उस 2% का जल जो है वो हमको नदियों में, तालाबों में, या जो वर्षा का जल संचित होता है उसी का हम प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो एज होल जो कुछ जल पृथ्वी पर है, अगर हम ये मान लें कि वो जल 1 बाल्टी है, उस बाल्टी में वास्तव में प्रयोग करने वाला जल जो है वो हमें उपलब्ध जो है वो 1 गिलास ही है, और उस 1 गिलास में भी केवल 1 चम्मच जल ऐसा बनता है जो हमें आसानी से उपलब्ध है, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए जल के बचाव की सर्वाधिक आवश्यकता है। कैसे जागरूकता हो, कैसे जल बचाया जाए? बस 2 ही बातें हो सकती हैं। एक तो इसमें यह है कि आदमी को जल के बचाव के संबंध में जागरूक करना चाहिए। पहले स्थिति जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी और जल का
उतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी और आदमी उतना बर्बाद भी। आजकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है तो जल की बर्बादी भी, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनमें जैसे तैयार होता है, इतने भी इस तरह के ड्रिंक्स हैं, इनमें एक बॉटल बनाने के लिए कई बॉटल जल जो है उसका वेस्टेज होता है, बर्बाद होता है। पहले हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, आज भी वो उतनी सही है, कि गांव में इस तरह की व्यवस्था होती थी कि जो खेत का जल है वो खेत में और गांव का जल गांव में, इस तरह की व्यवस्था। तो खेतों में मेड़े बना करके खेतों का पानी खेतों में रोका जाता था और गांव का पानी कोशिश ही की जाती, जो बड़े बड़े तालाब थे उनमें रोका जाता था, जो वर्ष भर प्रयोग होता था। वर्तमान में स्थिति है कि धीरे धीरे शहर और गांव तालाब लोगों ने खेत के रूप में परिवर्तित कर लिए, उन पर ये इंक्रोचमेंट कर लिया है और तालाब रहे ही नहीं। शहरों में भी स्थिति है, गांव में भी। जो तालाब नहीं है तो उनमें पानी इकट्ठा नहीं होगा। जब तक पानी एक जगह कलेक्ट नहीं होगा तब तक वो अंडरग्राउंड में पहुंचेगा नहीं। परिणाम क्या होता है? कलेक्शन, पानी कलेक्ट हो, इकट्ठा हो, इसके लिए क्या जागरूकता करी जाए लोगों में? जागरूकता उसके लिए आवश्यकता है, कई सिस्टम बताए गए, गवर्नमेंट ने भी उसके लिए प्रयास किया। एक तो जो बड़े स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो तालाब बनाए जा रहे हैं उनसे दो लाभ होंगे। एक तो वाटर जो गांव का या आसपास का कलेक्ट होकर तालाबों में रहेगा, तो एक तो वर्ष भर पीने के प्रयोग में आ सकेगा और दूसरी बात उससे वो अंडरग्राउंड भी पहुंच सकेगा। एक तो ये तालाब वाली कलेक्शन वाली व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्था गवर्नमेंट आगे व्यवस्था बना रही इस तरह की, बड़े बड़े शहरों में ये मकान बनवाने की परमिशन, उसका नक्शा तभी पास किया जाए जब उसके अंडरग्राउंड जो है एक बहुत बड़ा हाउस बनाने की व्यवस्था हो, जिससे छत का या ऊपर का जितना पानी है उसमें कलेक्ट हो सके और वो नहाने अन्य कार्यों के लिए प्राप्त हो सके। दूसरी व्यवस्था और जगह की कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वाटर की लॉगिंग होती है, यानी पानी इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा रहता है, सालों वैसे ही भरा रहता है, ज़मीन भी वहाँ की खराब हो जाती है, वहाँ के लिए व्यवस्था ये की जा रही है, करने की गवर्नमेंट कर रही है कि वहाँ पे बड़े बड़े छिद्र बना दिए जाएं, जिससे वो वाटर अंडरग्राउंड चला जाए, ज़मीन के नीचे चला जाए और वो वाटर लेवल को ऊपर उठाएगा। ये व्यवस्था है। इसके अलावा जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पानी की बड़ी कमी है, जैसे हम एक उदाहरण दे रखते हैं इजराइल का। इजराइल में दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था सिंचाई की बनाई है जो टपक सिंचाई व्यवस्था कहलाती है। मतलब खेतों में पानी भरा ना जाए बल्कि ऊपर से टपक टपक करके पानी जो पेड़ों में जाए तो पेड़ों पे रहेगा, जड़ों में जज्ब होगा और बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि जो बहाव से सिंचाई की व्यवस्था से पानी छोड़ा जाता है उसका बहुत कुछ पानी उसमें बर्बाद हो जाता है और बह जाता है। दूसरी बात है, इजराइल में वर्तमान में इजराइल एक सबसे बड़ा ऐसा कंट्री है जो अपने यहाँ का जो जल उपलब्ध है उसका 80% रिसाइकिल करके रीयूज कर लेता है। जल के रिसाइकिल मतलब जो पानी इकट्ठा होता है उसका दोबारा जो बर्बाद होता है उसका दोबारा रिसाइकिल करके, मतलब उन्हें पुनः शुद्ध करके और उसका पुनर्प्रयोग किया जाता है। आजकल विश्व के लेवल पर जल संरक्षण के लिए 3 R का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश का जो R लेटर है, एक तो होता है उसके लिए कि रिड्यूस, यानी पानी की जितनी आवश्यकता है उतना ही हम प्रयोग करें और कोशिश करें कि कम से कम प्रयोग करें जिससे पानी बर्बाद ना हो। दूसरा R स्टैंड करता है रिसाइकिल, यानी बहुत सा ऐसा पानी होता है घरों से भी निकलता है जिसे हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, उसे पुनः शुद्ध करके। जैसे घरों में जो है हम सीवर सिस्टम में या इसके अलावा जो टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो एक बार में उसको साफ करने के लिए दबाने के बाद उससे कई बाल्टी, एक एक बाल्टी पानी निकाल देते हैं और दिन में 50 बाल्टी पानी इसी तरह से निकल जाता है। और वो पानी अगर उसको रिसाइकिल करके शुद्ध करके दोबारा बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दूसरा R है। पहला है रिड्यूस, पानी के उपयोग को कम करना, जितना आवश्यक है उतना ही प्रयोग करना। दूसरा है रिसाइकिल, यानी उसका पुनर्चक्रण करना, शुद्ध कर लेना। मैं ये बता रहा था कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो अपने यहाँ के प्रयोग किए पानी का 80% रिसाइकिल कर लेता है पुनर्शुद्ध करके। और तीसरा रीयूज, पानी को जो जहरा बह रहा है उसका अगर हम पुनर्उपयोग कर लें तो ज़्यादा आवश्यक। इसके लिए एक आवश्यकता और भी है कि ज्योग्राफी का एक सिद्धांत है कि पहाड़ों पे जो पेड़ों की कटौती होती है अथवा जो मैदानों में बड़े स्तर पर बाढ़ आती है उसके पीछे उसकी जड़ मैदान नहीं है, उसकी जड़ पहाड़ों पर है। पहाड़ों पर जब पेड़ों काट दिए जाते हैं और उस कटाव हो जाने के बाद क्या होता है कि जमीन, वहाँ पर जब तेज वर्षा होती है तो वहाँ की ज़मीन कट जाती है और कटने के बाद वो धीरे धीरे नदियों के माध्यम से मैदानों में आ जाती है। मैदानों के जो पार्ट हैं उनकी गहराई धीरे धीरे सिल्टेशन से कम हो जाती है, फिर वो थोड़े पानी में भी पानी चारों ओर बहल जाता है
और बाढ़ता। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि वर्षा की पानी का जितना जल्दी या जितना ज़्यादा रिस्टोर हो सके, अन्यथा अंततोगत्वा वो बह करके समुद्र में पहुंच जाएगा, उसे कहीं यूज तो नहीं हो सकेगा। आपने नदियों की, पहाड़ों की बात करी, तो नदियां भी देखा जा रहा है कि सिकुड़ रही हैं, संकुचित हो रही हैं, वहाँ पे सूख रही हैं, और जो नदियों में जल है भी वो प्रदूषित है। इस स्थिति में क्या उपाय करे जाने चाहिए? उसके दो कारण हैं। एक तो बहुत सी नदियां हमारे यहाँ जिसके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है, उनको पुनर्जीवित करने के प्रयास, पुनर्जीवित या उसके जो बंद हो गई उनके स्रोत, उसके दो ही कारण हैं। एक तो ऊपर से जो वनस्पति का कवर है जो काटा गया, उससे बड़ी मात्रा में सिल्टेशन होकर जमीन कट करके ऊपर से आती है, उन्होंने नदियों के पेटे को भर दिया। नतीजा है कि पानी का स्रोत नहीं रहा। अच्छा, ऊपरी स्रोत भी धीरे धीरे सूखने इसलिए लगे कि निश्चित रूप से वहां पर वो जो वाटर के सप्लाई का सिस्टम था वो उस तरह का नहीं रह पाया। पहले तो पहाड़ों की वर्षा होती थी, वर्षा होकर सारी इकट्ठी होकर के नदियों में आता था और धीरे धीरे नदियां मैदानी भाग में आती थी, उसका उपयोग हो सकता था। अब बहुत सी नदियों में पानी। दूसरी बात और भी है, जगह जगह पहाड़ी क्षेत्र में, आप गंगा का ही उदाहरण ले सकते हैं। टेहरी में जो बहुत बड़ा डैम बना गया है, उसमें नदी का लगभग वहाँ का जो पानी लगभग 75% पानी वहीं रोक लिया जाता है। नदी में अगर पानी कम होगा तो निश्चित रूप वो पानी शुद्ध नहीं होगा। वैसे बहते पानी में अपने को शुद्ध करने की स्वयं में व्यवस्था होती, जैसे शरीर को घाव भरने की अंदर से व्यवस्था होती है, ठीक उसी तरह नदी का पानी अगर बहता है तो अगर कहीं गंदला हो गया तो वो तुम शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि नदी का पानी, उसमें पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए। अगर जल कम हो तो वो अपने को शुद्ध नहीं कर पाएगा। आपने जल को लेकर कोई आपकी किताब भी आई, आप साहित्यकार भी हैं। पुस्तक का नाम है जल है तो जीवन है, जिसमें जल के संबंध में, जल के प्रदूषण, जल का संरक्षण, जल का कैसे बचाव, जल का उपयोग कैसे, जल कितना लाभकारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जल जो है, हमारे शरीर का एक बड़ा भाग जल से पूरित है। हमारे ब्लड में बड़ी मात्रा में जल पाया जाता है, और वर्तमान में जितनी भी बीमारियां हैं, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं और सही भी यही है, लगभग 75% बीमारियों के पीछे वाटर इन्फेक्शन, जल अगर प्रदूषित हम पी लेते हैं। आपकी पुस्तक है जल है तो जीवन है, और ये आम लोग जानते भी हैं कि पानी के बिना जीवन नहीं रहता है, फिर ये लोग जानबूझकर ऐसा पानी क्यों बर्बाद? इसके पीछे क्या मना स्थिति मनुष्य की रहती है? आप एक प्रवक्ता हैं, साहित्यकार हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें हमारे श्रोताओं। मना स्थिति इसलिए है कि जो चीज़ हमको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हम उसके मूल्य को नहीं समझते। जल का अगर मूल्य समझना है तो जो मरुस्थलीय कंट्रीज हैं, अरेबियन वगैरह कंट्रीज हैं, उनसे आप पूछिए, या बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, राजस्थान में जाके देख लीजिए, जहाँ पीने के जल को लेने के लिए कई कई किलोमीटर से जाकर के महिलाएं लाती हैं, उसके जल का कितना बड़ा आवश्यकता है, क्योंकि हमें आसानी से उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, क्योंकि जल का जरूरत से ज़्यादा विदोहन हो रहा है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारा वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। आप जानते हैं, आज से 20-25 साल पहले आसानी से हैंडपंप से हम पानी निकाल लेते थे शहरों में। आज स्थिति है, बड़े शहरों की तो बात छोड़ दीजिए, हरदोई शहर की ही ये स्थिति है कि 30-40 फीट से जो पहले हैंडपंप लगाए जाते थे उनसे पानी निकलता, वर्तमान में पानी किसी मोहल्ले में कहीं नहीं मिलता है, और अधिकांश लोगों ने सबमर्सिबल पंप लगा रखे हैं। लेकिन ये भी एक तरह से वार्निंग है कि एक दिन वो आएगा कि सबमर्सिबल पंप से भी पानी, जब वाटर लेवल इतना डाउन हो जाएगा, उससे भी नहीं मिलेगा, और पानी जब नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, हम श्वास ले नहीं पाएंगे, और पानी होते हुए भी हमारा जीवन या जितनी भी सृष्टि जगत के जीवन। अपने जनपद की यही स्थिति है। आप रेडियो जागरण 90.4 के माध्यम से हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि क्या और उपाय करें, क्या सावधानियां बरतें, सहज भाषा में बताने का प्रयास करें कि जल को कैसे बचाएं। देखिए, मुख्य बात तो है कि जल का उतना ही उपयोग करें। हम अपने घरेलू स्थिति में हम देखते हैं कि कई कई बाल्टी पानी रख लेते हैं और लोटे से लेकर बराबर डाल करके एक ही नहाने में 10-10 बाल्टी 5-5 बाल्टी पानी बर्बाद कर देते हैं। दूसरी बात, दिन रात टंकी भर लेते हैं और दोपहर को हैंड पाइप लगा करके और छिड़काव करते हैं सड़क का चारों ओर का, ये सोच के इसको खाली कर देंगे तो नया भर लेंगे। ये पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पानी की बचत करनी चाहिए। अगर आप बचत नहीं करेंगे तो भविष्य में मनुष्य के, जैसा कि किसी राइटर ने बात कही भी है कि अगला विश्व युद्ध अगर हुआ तो ये पानी पर लड़ा जाएगा, क्योंकि पानी के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। ये थे CSN डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और भूगोल के विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर BS पांडे जी, जिन्होंने बताया कि पानी को कम से कम खर्च करें। अगर यही स्थिति बनी रही तो अगला युद्ध जो होगा, विश्व युद्ध होगा, वो जल को लेकर होगा। पानी की यहाँ तक मारामारी पड़ेगी, इतना पानी का संकट
विश्व के सामने आएगा। जब विश्व के सामने आएगा तो हर व्यक्ति के सामने आएगा। हम लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक, उसके बाद पुनः लौटते हैं रेडियो जागो 90.4 FM पर।